जो हमारा आज का टॉपिक है वो मॉडर्न हिस्ट्री से भी है और मॉडर्न एरा में मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ काले कानून, कुछ काले प्रोविजंस लागू हुए, क्यों हुए, कैसे हुए, इन पर आज हम डिस्कस करेंगे और रोलेट एक्ट के बारे में प्रॉपर तरीके से जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और आप लोगों के यूपीएससी या जुडिशियरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम रोलेट एक्ट की अगर हम बात करें तो रोलेट एक्ट का सीधा संबंध 1857 की क्रांति से, 1857 की फ्रीडम फाइट से, देन 1914 टू 1948, 1914 से लेकर के 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध से, मीन्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विच लास्टेड 1918 फ्रॉम 1940, मीन्स 1914 से लेकर के 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध से सीधे सीधे कनेक्टेड है। अब कनेक्टेड कैसे है? बात यह है कि हमारे देश में 1857 में फर्स्ट फ्रीडम फाइट हो ही चुकी थी। सभी को पता है कि फर्स्ट फ्रीडम फाइट जो है हमारी, इसकी बिगिनिंग बेसिकली जो है बंगाल के बैरक छावनी से शुरू हुई थी। बैरक छावनी से यूं ही शुरू हुई थी क्योंकि बैरक छावनी में ही हम जब कभी 1857 की क्रांति पढ़ाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि 1857 में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि मंगल पांडे को अपने ही ऑफिसर्स को गोली मारनी पड़ी। और इस जो फ्रीडम फाइट, फर्स्ट फ्रीडम फाइट जिसकी शुरुआत मंगल पांडे ने अपने ऑफिसर्स को गोली मार करके की थी, उसको क्यों ऐसा कहा जाता है कि वो 1857 की जो फ्रीडम फाइट है उसका टोटल क्रेडिट, कंप्लीट क्रेडिट मेरठ को दिया जाता है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बेसिकली अगर हम 1857 की, लेकिन मोटा मोटा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। 1857 की जो 1857 की जो हमारी फर्स्ट फ्रीडम फाइट थी, ब्रिटिशर्स ने इसे कभी फ्रीडम फाइट नहीं माना। ब्रिटिशर्स इसे हमेशा जो है सिपाही म्यूटनी अर्थात सैनिक विद्रोह ही कहते रहे। अच्छा, वो फ्रीडम फाइट इसे क्यों नहीं मानते थे, क्यों उसे वो सिपाही म्यूटनी कहते थे? क्योंकि जैसे ही ब्रिटिशर्स ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि दैट वाज फर्स्ट फ्रीडम फाइट, कि वह पहला क्या था, स्वाधीनता संग्राम था, फ्रीडम फाइट थी, वैसे ही उन्हें इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश अधीन भारत था, वो जो है एक्सप्लॉइटेड इंडिया था, मतलब शोषण का शिकार था। ब्रिटिशर्स ने कभी भारत को ये भी नहीं कहा कि भारत हमारे कंट्रोल में है, उन्होंने कहा ही नहीं कभी और कहीं पर भी एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि जैसे ही वो इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि उन्होंने भारत पर रूल किया है, वैसे ही उन्हें ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जो है उन्होंने भारत को एक्सप्लॉइट किया है, यहाँ के लोगों का शोषण किया है, एक्सप्लॉइटेशन किया है। क्योंकि कॉलोनी की जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी ऑफ कॉलोनियलिज्म इज बेस्ड ऑन एक्सप्लॉइटेशन एंड इंपीरियलिज्म। वो किसकी विचारधारा है? साम्राज्यवाद और शोषण की विचारधारा है, उसी पर आधारित है। तो उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने भारत को अपनी कॉलोनी बनाया, उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने भारत पर रूल किया। ये चीज तो क्लियर हो गई। दैट्स व्हाई उन्होंने कभी ये भी नहीं माना कि 1857 में जो कुछ भी हुआ वो जो है
स्वाधीनता संग्राम था, फ्रीडम फाइट थी, उसे उन्होंने जो है हमेशा सिपॉय म्यूटनी कहा, सैनिक विद्रोह कहा। तो इसका जो है सीधा कनेक्शन रोलेट एक्ट का जो है, जो 1919 का जो रोलेट एक्ट है, ये पारित हुआ था 18 मार्च 1919 को। 1919 को ये जो है जो एक्ट था ये पारित हुआ था। और क्यों पारित हुआ था? वो इसीलिए पारित हुआ था कि जो 1857 टू 1919 ये जो एज था, ये जो पीरियड था 1857 से लेकर के 1914-1918 वाला पीरियड, इस पीरियड में जो हमारे देश में जो नेशनलिज्म, जो राष्ट्रवाद था, वो क्या था? पीक पर था। मींस इसको हम राइज ऑफ नेशनलिज्म नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद का उदय नहीं कहेंगे, राष्ट्रवाद पीक पर था। मींस नेशनलिज्म वाज ऑन पीक, ऑन टॉप। जो राष्ट्रवाद था बिल्कुल चरम पर था। और देश के हर व्यक्ति को, हर बच्चे को क्या चाहिए थी? आजादी, फ्रीडम। किस तरह की फ्रीडम? तो फ्रीडम की मीनिंग सबके लिए अलग अलग थे। फ्रीडम के मीनिंग सबके लिए अलग अलग थे। किसी को जो है अंग्रेजों की गुलामी से, ब्रिटिशर्स की स्लेवरी से फ्रीडम चाहिए थी, तो किसी को जमींदारों से आजादी चाहिए थी, किसी को ब्यूरोक्रेट से आजादी चाहिए थी। मतलब कुल मिलाकर के फ्रीडम सभी को चाहिए थी। किसी को जो है, जो हमारी ओल्ड कस्टम्स हैं, परंपराएं हैं, जिसमें कुछ रिचुअल्स, कुछ बैड रिचुअल्स हैं, उन रिचुअल्स से भी आज़ादी चाहिए थी। तो कुल मिलाकर के आज़ादी तो सभी को चाहिए थी। और राष्ट्रवाद बिल्कुल चरम पे था। और जब ये किसी भी मामले में, चाहे वो राष्ट्रवाद ही क्यों ना हो, अगर कोई चीज़ जब पीक पर पहुंचती है, किसी चीज़ जब एक्सेसिव होती है, तो निश्चित तौर पर जो है क्या होता है? कुछ दंगा भी होता है, आउट ऑफ कंट्रोल भी चीज़ें होती हैं, सिचुएशंस भी आउट ऑफ कंट्रोल होती है। और कई बार जो है गृह युद्ध जैसी स्थितियां भी बन जाती हैं। इसलिए एक्सेस किसी भी चीज़ का जो अधिकता है, वो जो है कभी कभी क्या होती है? डेंजर होती है। किसी भी तरह की एक्सेस, चाहे वो राष्ट्रवाद के लिए ही सही। अब राष्ट्रवाद के नाम पर अगर हम बहुत सारी चीजें, राष्ट्रवाद के नाम पर बहुत सारे हथियार खरीदें लेकिन रोजगार न दें, राष्ट्रवाद के नाम पर हम बड़े बड़े व्यापार करें, बड़े बड़े उद्योग लगाएं, लेकिन लोअर क्लास, लेबर क्लास या मीडियम क्लास के लिए रोजगार के अवसर खत्म हो जाएं, तो भी जो है क्या है? वो डेंजर है। और जब ये सारी चीजें, ये सिचुएशंस बनेगी, तो निश्चित तौर पर जो है क्या होगा? एक द्वंद्व भी होगा, एक फाइट भी होगा, कन्फ्लिक्शन भी होगा। और दैट इज कॉल्ड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब आंतरिक संघर्ष शुरू हो जाएगा। जब आंतरिक संघर्ष शुरू होता है, उसी को कहते हैं गृह युद्ध, राइट? जैसे इन दिनों ईरान में क्या चल रहा है? गृह युद्ध चल रहा है। पाकिस्तान में क्या चल रहा है? गृह युद्ध चल रहा है। कई ऐसे राज्य हैं आसपास, जैसे हमारे नेपाल है, नेपाल में ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। क्यों स्थितियां बनी है? क्योंकि एक्सेस किसी भी चीज की हो, अधिकता किसी भी चीज की हो। क्योंकि एक जो कॉमन मैन है, जो एक आम आदमी है, उसको जो है क्या चाहिए? उसको एक चीज की गारंटी चाहिए, सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा। ये जो बेसिक या फंडामेंटल नीड्स हैं, जो मौलिक या जरूरतें हैं, उन जरूरतों की अगर पूर्ति नहीं होगी तो भी गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है। खैर, इन तमाम टॉपिक से अलग हट करके अब हम मूल आते हैं 1857 की क्रांति के बाद सीधे रोलेट एक्ट पे। तो बेसिकली राष्ट्रवाद चरम पे था, जैसा कि मैंने बता दिया था। विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, चूंकि जुलाई 1914 से लेकर के नवंबर 1918 तक जो है प्रथम विश्व युद्ध चला था। मींस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बेसिकली मूल रूप से जो चला था जुलाई
1914 से लेकर के नवंबर 1918 तक ये विश्व युद्ध का पीरियड था। उधर 1857 की क्रांति हो चुकी थी। अब इस 1857 की क्रांति से बेसिकली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या ब्रिटिशर्स थे वो पूरी तरह से हिले हुए थे, बहुत ज्यादा हिल गए थे और परेशान थे। तो वो क्या चाहते थे कि फ्रीडम फाइटर्स जो थे हमारे, कौन, फ्रीडम फाइटर्स, तो इनका वो दमन करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? दमन करना चाहते थे, इनको कुचलना चाहते थे, इनकी आवाज को दबाना चाहते थे। क्योंकि बेसिकली अंग्रेजों के लिए आप अगर अपने अधिकार की बात करोगे, अपने राइट्स की बात करोगे, अब देखिए यहां पर डबल स्टैंडर्ड, हाउ डबल स्टैंडर्ड वाज ब्रिटिशर्स, मींस जो ब्रिटिशर्स का कितना दोहरा मानदंड था। यहां पे ये चीज समझने की जरूरत है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है बात तो करते थे किसकी, बात तो करते थे फंडामेंटल राइट्स की, इक्वल राइट्स की, लेकिन हमको झिलाते क्या थे, पढ़ाते क्या थे, डेमोक्रेसी पढ़ाते थे हमको, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की बात करते थे, हमेशा डेमोक्रेटिक बातें करते थे, लेकिन झिलाते क्या थे, राजतंत्र। जो हमने कह दिया वही सही है, मतलब वही जैसे शाही फरमान नहीं होता है कि भाई इसके गले में रस्सी डाल दो तो डाल दो, इसको हाथी से कुचल दो तो कुचल दो, वो वाला। यह पढ़ाते थे डेमोक्रेसी और झिलाते थे मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रैक्टिस ये होती थी किसके साथ, इंडियंस के साथ, ओनली फॉर इंडियंस, राइट। तो ये डबल स्टैंडर्ड था अंग्रेजों का। तो ये जो हमारी 1857 की क्रांति हुई थी, इस क्रांति से काफी डरे हुए थे। अब ये फ्रीडम फाइटर्स जो थे हमारे, क्रांतिकारी थे, इनकी वो आवाज को घोटना चाहते थे, इनकी आवाज को दबाना चाहते थे। तो वो ले आए रोलेट एक्ट। ये रोलेट एक्ट बेसिकली है क्या, इसका जो रोलेट है ये ब्रिटेन हाई कोर्ट के जज थे। हु वाज रोलेट, दिस वाज क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन में बी अराइज, ये क्वेश्चन बन सकता है रोलेट था कौन आखिर। तो रोलेट, इसका पूरा नाम था सिडनी रोलेट, हु वाज जस्टिस ऑफ ब्रिटेन हाई कोर्ट। ये ब्रिटेन हाई कोर्ट के एक क्या थे, जज थे। इनकी ही अध्यक्षता में, मींस अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ रोलेट की ही अध्यक्षता में एक कानून बना जिसका नाम रखा गया रोलेट एक्ट। अब बेसिकली ये जो है रोलेट एक्ट बनाया क्या था इन्होंने, ये अनार्की, अत्याचारी अधिनियम था। अब अत्याचारी भाई कौन था, अराजकता अधिनियम, भारतीय अराजकता अधिनियम, इसका नाम दिया इन्होंने अराजकता अधिनियम 1919। अब अराजक इनके लिए कौन था, जो अपने राइट्स की बात करे, अपने अधिकारों की बात करे, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करे या ब्रिटिश गवर्नमेंट के किसी एक्ट पर क्वेश्चन मार्क्स लगाए, प्रश्न चिन्ह लगाए, इनसे सवाल कर दे, इनसे सवाल पूछ ले, तो क्या है वो अनार्की है, अराजक। और ऐसे अराजक लोगों के लिए ये कानून ले आए कि भाई सरकार से कोई सवाल नहीं करोगे। अगर सरकार से सवाल कर दिया तो क्या हो गया, राजद्रोह हो गया। मतलब राजा के विरुद्ध सवाल करना, राजा से सवाल पूछना। ये आईपीसी 1860 में भी ले आए थे, आईपीसी में भी कानून ले आए थे 124A। क्या ले आए थे, 124A आईपीसी, ये सेक्शन है आईपीसी का, और इसको सेडिशन लॉ कहा गया। क्या कहा गया, सेडिशन लॉ, मतलब राजद्रोह। और राजद्रोह है क्या, बेसिकली यही राजद्रोह है कि राजा से सवाल नहीं करोगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, अगर राजा से सवाल करने का अधिकार नहीं है तो फिर आप ये मत कहो कि हम
डेमोक्रेसी पसंद लोग हैं, वी लव डेमोक्रेसी। भाई हम डेमोक्रेटिक स्टेट के नागरिक हैं और वी आर लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, लार्जेस्ट, विश्व की सबसे बड़ी जो है लोकतांत्रिक देश के रूप में हम हैं। और हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश क्यों हैं? क्योंकि हम भारत के प्रधानमंत्री से भी सवाल करते हैं, हम भारत के गृह मंत्री से भी सवाल कर सकते हैं, हम सरकार से ही नहीं उसकी पूरी व्यवस्था से सवाल कर सकते हैं सरकार की, चाहे वो प्रशासन हो या शासन हो। लेकिन यहां पर क्या था? नहीं, सरकार से सवाल नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं। अगर आपने क्वेश्चन कर दिया, आपने अपने राइट की बात कर दी, तो आप क्या है? आप अराजक हैं। ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो इसी कि इनसे कोई सवाल ना करे, अपने राइट की बात ना करे, अपने स्वतंत्रता की बात ना करे, अपने अधिकारों की बात ना करे, तो ये 18 मार्च 1919 को मतलब कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय चरम पे आ चुकी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे ब्लैक कानून कहा। क्या कहा? काला कानून है। ये उन्होंने विरोध किया कि ये कानून हम पास नहीं होने देंगे। मतलब अपोजिशन के तमाम विरोध करने के बाद भी ये कानून क्या हो गया? पारित। अब जब ये कानून पारित हो गया, तो इस कानून को पारित करने के बाद इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, टू अरेस्ट देम हु पुट क्वेश्चन मार्क्स, उन्हें ही सबसे पहले अरेस्ट करो। किसको अरेस्ट करो? जो सवाल करें, उन्हें अरेस्ट करो। जो अपने राइट और अपनी स्वतंत्रता की बात करें, उन्हें अरेस्ट करो। ये जो है बेसिकली रोलेट एक्ट है। तो इस रोलेट एक्ट के विरोध में 6 मार्च को गांधी जी गुजरात से पंजाब आ रहे थे। कहां आ रहे थे? 6 मार्च 1919 को गांधी जी गुजरात से चले थे, पंजाब आ रहे थे। और पंजाब में क्यों आ रहे थे? बेसिकली पंजाब में एक जो है कॉन्फ्रेंस थी, एक सम्मेलन था, उस सम्मेलन को अटेंड करने के लिए आ रहे थे। और बेसिकली एक सैफुद्दीन किचलू, क्या नाम था? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल, ये तो जो डॉक्टर्स थे, सैफुद्दीन उर्फ किचलू नाम से ही समझ में आ रहा होगा कौन थे, मुसलमान थे। और डॉक्टर सत्यपाल ये हिंदू थे। इन्होंने गांधी जी को पंजाब आने का निमंत्रण दिया था और हड़ताल में शामिल होने का, स्ट्राइक में को ज्वाइन करने का जो है इनको जो है इनवाइट किया था। तो जब ये आ रहे थे गुजरात से, तो जैसे ये पलवल पहुंचे हैं, कहां पर? पलवल। पलवल पता है इस समय कहां पर है? इस समय पलवल है कहां पे? हरियाणा में, हरियाणा स्टेट में पड़ता है। लेकिन उन दिनों ये पलवल जो है हरियाणा में नहीं था, पंजाब में ही था। तो ये अमृतसर पहुंचते उससे पहले ही इनको जो है पलवल में अरेस्ट कर लिया गया। और अरेस्ट करने के बाद इन्हें सीधे गुजरात, यहां से पंजाब से अरेस्ट करके और सीधे कहां भेज दिया गया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक जेल में बंद कर दिया। और कैसे बंद किया? इसी कानून के तहत। मतलब 6 मार्च को इन्होंने अरेस्ट किया है, 18 मार्च को यह कानून पारित हुआ है। कौन सा? रोलेट एक्ट। लेकिन अरेस्ट इनको पहले कर लिया। अब इस कानून में यह प्रोविजन ये लाए कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति आवाज उठाएगा या कोई भी व्यक्ति एसोसिएट होगा, चूंकि रोलेट एक्ट में इन्होंने कहा कि कोई भी 4 लोग एक साथ नहीं इकट्ठे होंगे। अगर इकट्ठे हुए और मतलब आर्मी को या पुलिस को अगर उन्हें संदेह हुआ किसी बात का, या उन्हें ऐसा लगा 1% कि आपके इकट्ठा होने से कुछ जो है आंतरिक स्थितियां बिगड़ सकती हैं,
तो इस संदेह मात्र में आपको अरेस्ट भी कर ले या आपको गोली मार दें तो कोई बड़ी बात नहीं। और इस एक्ट के तहत, रोलेट एक्ट लागू होने के बाद अगर 4 लोग 10 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, प्रोसेशन कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, तो पुलिस हैज द राइट टू अरेस्ट, नॉट ओनली अरेस्ट बट आल्सो शूट डेड, मतलब गोली भी मार सकती है और उस पर कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं। तो इसको ब्लैक कानून ना कहा जाए कि लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, लोग अपने राइट्स की बात नहीं कर सकते हैं, लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, और अगर क्वेश्चनिंग करेंगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। आज भी हमारे देश में डिटेंशन होता है, डिटेंशन अरेस्टिंग होती है, लेकिन किस टाइप की? प्यूनिटिव डिटेंशन भी है और प्रिवेंटिव डिटेंशन भी है। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि अगर आपने कोई अपराध किया है, अपराध करने के बाद आपको अरेस्ट किया गया है। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब क्या है? जब आपने कोई अपराध कर दिया है और उस अपराध जब आप कर चुके हैं, जब आप क्राइम कमिट कर चुके हैं, देन आपको अरेस्ट किया गया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के तहत भी अरेस्ट किया जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन जो एक्ट है 1950 का, कौन सा? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। इसमें हम किसी को तब गिरफ्तार करते हैं, बिना किसी अपराध के करते हैं, जब हमें पूरा पूरा ये संदेह हो कि इस व्यक्ति के बाहर रहने से जो लॉ एंड ऑर्डर का हुलिया बिगड़ सकता है, समाज में उपद्रव हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है। जैसे कि जब हमारी भारत सरकार ने अभी बीच में 2019 में जब 370 को रिवोक किया था जम्मू कश्मीर से, तो महबूबा मुफ्ती जैसी जो कुछ नेता थे, इनको अरेस्ट किया था और वो भी हाउस अरेस्ट किया था। हाउस अरेस्ट भी कर सकते हैं, जेल में भी डाल सकते हैं। अच्छा, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत जब हम किसी को गिरफ्तार करते हैं तो हम उसको कितने समय के लिए? मैक्सिमम 3 महीने के लिए अरेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर जरूरत पड़ी तो हम 3 महीने की और बढ़ा सकते हैं उसकी डिटेंशन को। लेकिन यहां पर इन्होंने कहा कि रोलेट एक्ट में किसी को अरेस्ट कर लो और उसको जेल में डाल दो और अनलिमिटेड टाइम के लिए डाल दो। पड़ा है पड़ा रहने दो, नो अपील, नो अपील, नो दलील। मतलब ना आप एडवोकेट हायर कर सकते हैं, ना आप उसकी किसी कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ना आपकी कोई एडवोकेसी आप अपनी सफाई में कुछ कह सकते हैं, राइट? तो दैट्स व्हाई दिस एक्ट वाज कॉल्ड एज ब्लैक लॉ। इसलिए इस कानून को काला कानून कहा गया कि ये रोलेट एक्ट जो है क्या है? काला कानून है। अगर भाई जब हम अपनी बात नहीं रख सकते हैं, आपने अननेसेसरी किसी पर आरोप लगा दिया, मतलब ऑफिसर को शक हो गया, आप बैग में आलू लेके जा रहे हैं, ऑफिसर को शक हो गया, क्योंकि हमारे ऑफिसर को शक है कि आपके बैग में आलू नहीं बम है, इसलिए आपको गोली मार दी। मार दी तो मार दी, मतलब मार दी तो मार दी, कोई अपील नहीं, संदेह था, मार दिया, क्वेश्चनिंग कर नहीं सकते, रोलेट एक्ट लागू है। ड्यू टू रोलेट एक्ट, अगर रोलेट एक्ट लागू है तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि भाई रोलेट एक्ट लागू है, आप जो है 4 लोग इकट्ठे नहीं होंगे, आप 4-6 लोग इकट्ठे होकर के कोई सलाह मशविरा नहीं करोगे, विचार विमर्श कर रहे हो तो ये माना जाएगा कि आप हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ कर रहे हो। मतलब समझ में आया? अरे भाई 4 लोग खड़े हैं तो इसमें सरकार के खिलाफ क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने ये एक्ट लागू करके ये बता दिया। तो 6 मार्च को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और ये डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल ने ये हिंदू मुस्लिम एक रैली निकाली थी। क्या निकाली थी? हिंदू मुस्लिम रैली। ये रैली कब निकाली थी? 9 अप्रैल को ये जो है, नहीं ये जो है इन्होंने तो गांधी जी को इनवाइट किया था। ये रैली, हिंदू मुस्लिम रैली जो एकता रैली थी, ये डॉक्टर हासिम ने निकाली थी। इनकी अध्यक्षता में ये रैली हुई थी, क्योंकि
जब इन गांधी जी आ रहे थे तो साथ में बाद में इन्हें भी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को भी अरेस्ट कर लिया था। मतलब ये अरेस्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे, जो जहां मिल जाए उसको वहीं पे अरेस्ट कर लो। तो इसलिए इन्होंने, डॉक्टर हाशिम ने हिंदू मुस्लिम एक रैली निकाली, चूंकि इसमें हिंदू नेता भी गिरफ्तार हो रहे थे और मुस्लिम नेता भी गिरफ्तार हो रहे थे। फ्रीडम फाइटर्स हमारे हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे जो ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं और कोई गुरेज करना भी नहीं चाहिए कि आज़ादी हमने अकेले ली है। आज़ादी की लड़ाई में हिंदू का भी योगदान रहा है, मुस्लिम का भी योगदान रहा है। और इवन देन बिल्कुल मैं बेझिझक बिना किसी संकोच के कहता हूं कि जो फ्रीडम फाइट थी, इस लड़ाई में जो फ्रीडम फाइटर, केवल वो फाइटर्स नहीं लड़े थे जो फ्रंट में अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, गोलियां चला रहे थे, केवल वही नहीं लड़ रहे थे। इस लड़ाई में तो बच्चे ने पार्टिसिपेट किया। कैसे पार्टिसिपेट किया? इसमें तो आर्टिसियन भी थे, मतलब जो कलाकार थे, आर्ट्स से अपनी जीविका चलाते थे, आर्टिसियन भी थे, म्यूजिशियन भी थे। उनका क्या मतलब था, लेकिन वो फाइट कर रहे थे। और राइटर्स भी थे, पिसेंट्स भी थे, मतलब किसान, मजदूर, सब इस लड़ाई में, महिला पुरुष सब इस लड़ाई में। अच्छा, वो कैसे लड़ रहे थे? उनके लड़ने के सबके तरीके अलग अलग थे। कोई पैसे से मदद कर रहा था फ्रीडम फाइटर्स की, कोई सामान से मदद कर रहा था, कोई हथियार दे रहा था। अगर कोई दराती बनाता है तो वो दराती ही बना के दे रहा है कि चलो अंग्रेज आए तो तुम इससे लड़ाई लड़ लेना। तो कुल मिलाकर के इस लड़ाई में सारे लोग इन्वॉल्व थे। तो डॉक्टर हसन के नेतृत्व में हिंदू मुस्लिम जो रैली थी वो काफी सफल रही और ये हिंदू मुस्लिम एकता रैली से थोड़ा सा अंग्रेज और भयभीत हो गए। क्या हो गए? भयभीत हो गए। तो इसी तरीके से 13 अप्रैल को, मींस 13 अप्रैल को अमृतसर में क्या है? जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाले बाग में जो लोकल किसान थे, कुछ बाहर से आए नेता थे, वो सब एकत्र हो रहे थे। इसमें बच्चे और औरतें भी थीं, क्योंकि बच्चे भी कभी कभी जिद करने लगते हैं, बच्चों को नहीं पता होता है कि वो क्या करने जा रहे हैं। बच्चे भी वहां पर पहुंच रहे थे। तो जनरल जो डायर था, अब यहाँ पे जनरल दो हैं, एक आ डायर, एक ओ डायर। तो जनरल डायर, आ डायर ने ओ डायर से कहा कि देखो, ये हिंदू मुस्लिम एकता रैली निकालने में तो सफल हो ही गए। 1857 की इनकी क्रांति लगभग सफल रही है और इनके इस फ्रीडम फाइट को उसका सप्रेशन करने के लिए हम रोलेट एक्ट लाए जरूर हैं, लेकिन अब इसको जो है तुम्हें कंट्रोल करना है। तो उस जनरल डायर ने, किसने? ओ डायर ने जाकर के क्या कर दिया? गोली चला दी जलियांवाले बाग में। और गोली चलाने के बाद क्या हुआ? उसमें जो जलियांवाले बाग के अंदर एक कुआं था, वो समझ लो कुआं पूरा लाशों से पट गया था। बहुत लोग मारे गए थे। मेरे ख्याल से उसमें 10 से 15 हजार लोगों की गैदरिंग थी और उसमें कम से कम 7 से 8 हजार, 9 हजार, 10 हजार लोग मारे गए थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। इवन देन बाई लक उसमें ऊधम सिंह बच गए थे, जिन्होंने फिर बाद में कहां पर 25 साल बाद जाकर के ब्रिटेन में जाकर के जनरल डायर के घर में घुस करके मारा था। राइट? तो वहां पर इन्होंने जो है अंधाधुंध जाकर के गोलियां चला दी। उसकी दीवारें बहुत ऊंची थी, लोग बाहर नहीं निकल सकते थे। जो जिसने जो जहां था, वहीं कोई पेड़ पे चढ़ रहा है तो पेड़ पे गोली चला दी, कोई कुएं में कूद गया तो वहां भी बच ना जाए, उसके अंदर, कुएं के अंदर भी अंधाधुंध गोली चलाई कि कूद तो गया है, बच ना जाए। कुल मिलाकर के बहुत सारी एक मास किलिंग, इसको हम कह सकते हैं मास किलिंग और जेनोसाइड, बहुत बड़ा जो है नरसंहार अंग्रेजों ने किया। किसके वजह से? किसकी बदौलत? ड्यू टू रोलेट एक्ट। किसकी वजह से? ड्यू टू रोलेट एक्ट। अब इसकी पावर के बाद ये होता है कि चापलूसी होती है। उसमें से कुछ चापलूस अंग्रेजों ने भी इस एक्ट का, ये जो घटना थी,
इसको स्ट्रांगली कॉन्डेम किया। स्ट्रांगली कॉन्डेम मतलब निंदा की, कड़े शब्दों में निंदा की कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इसके बाद हम भारतीयों को, इंडियंस को मूर्ख बनाने के लिए, हम यही कहेंगे, मूर्ख बनाने के लिए क्या किया, एक हंटर कमेटी बना दी। क्या बना दी, हंटर कमेटी बनाई। एक हंटर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई जिसमें 2 इंडियन प्लस 3 ब्रिटिशर्स रखे गए, मतलब 5 लोगों की एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। और इस कमेटी को यह जिम्मेदारी दी गई कि जो जलियांवाला बाग कांड हुआ है उसकी सत्यता की आप जांच करके हमको जो है क्या दो, रिपोर्ट प्रेषित करो। ये कमेटी कब कॉन्स्टिट्यूट हुई, ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई अक्टूबर 1919 में। अक्टूबर 1919 में जो है ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई और इन्होंने, इस कमेटी ने जो रिपोर्ट प्रेषित की वो भी अक्टूबर 1920 में, मींस 1920 में जो है ये रिपोर्ट सौंपी। अब इस रिपोर्ट को जो सौंपा तो उसमें बड़ी मजेदार रिपोर्ट थी कि किसी भी भारतीय को जिसके अंदर थोड़ा सा भी खून है और डिग्निटी से जिसको जो है प्यार है, अपने सम्मान से जिसको प्यार है, उसको किसी को भी गुस्सा आ जाए। उसने कहा कि जो ड्यू टू रोलेट एक्ट की पावर या उसके सेक्शंस, उसके प्रोविजंस की एक्सरसाइज करते हुए जो जनरल डायर ने गोली चलाई है वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, उसको जस्टिसिएबल कर दिया। मतलब बहुत बड़ी गलती नहीं है, हाँ थोड़ी मोड़ी लापरवाही हुई है जिससे कुछ 2-4-600 लोगों की किलिंग हो गई। मतलब जहां दसियों हजार लोग मर गए, इनकी रिपोर्ट में 400-500 से ऊपर नहीं बढ़ पाए, 1800 बस बढ़ा दिए, ज्यादा से ज्यादा 1800 लोग मर। लापरवाही मतलब गलती नहीं है, मतलब ये भी कह देते कि दैट वाज नेग्लिजेंसी ऑफ जनरल डायर। जनरल डायर ने लापरवाही बरती है तब भी कुछ हो जाता, कोई लापरवाही नहीं हुई। रोलेट एक्ट की पावर्स का एक्सरसाइज करते हुए वहां पर जो एनार्कीज बैठे हुए थे, एनार्कीज का मतलब जो अराजक तत्व इकट्ठे हुए थे, उन पर गोली चलाई गई है और उसमें कुछ भले लोग भी मर गए। अब मेरी ये समझ में नहीं आता है कि जलियांवाले बाग में जो गैदरिंग थी, जो जलियांवाला बाग में जो गैदरिंग थी उसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, किसान भी थे, मजदूर भी थे, तो सबके सब एनार्कीज थे, सबके सब अराजक तत्व थे। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो वहां इकट्ठे हुए वो सारे के सारे अराजक तत्व तो नहीं थे, मजदूर थे, किसान थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, बूढ़े थे, जवान थे, नौजवान थे। चलो एक बात को मैं मान लेता हूं कि भाई नौजवानों में कुछ बात होगी, कुछ उबाल होगा, लेकिन जो बुजुर्ग हैं वो तो हमेशा जो है सूझबूझ की बात करते हैं, किसी समस्या को नीतिगत तरीके से निपटने की बात करते हैं। अगर कोई समस्या भी है तो वो क्या चाहते हैं कि नीतिगत तरीके से निपटा जाए, एक पॉलिसी के तहत, एक सिस्टम के तहत निपटा जाए। वो चूंकि एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं, उन सब को जो है इस कमेटी ने, इस हंटर कमेटी ने एनार्की डिक्लेयर कर कि वो एनार्किस्ट थे और उनको कंट्रोल करने के लिए जनरल डायर ने को गोली चलानी पड़ी। राइट, तो ये था हंटर कमीशन की रिपोर्ट। ये हंटर कमीशन की रिपोर्ट इस तरह की क्यों थी? क्योंकि इस कमेटी में जो ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी इसमें केवल 2 ही इंडियन थे, 3 ब्रिटिशर्स थे। और वैसे भी अगर हम कह रहे हैं 3 इंडियंस होते, 2 ब्रिटिशर्स होते और ये अच्छी रिपोर्ट भी अगर प्रेषित कर देते, फेयर रिपोर्ट विदाउट पार्शियलिटी के अगर ये रिपोर्ट प्रेषित करते,
तो उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना है या डिनाई करना है, एडमिट करना या डिनाई करना, वो तो ब्रिटिशर्स के ही हाथ में था। कुछ नहीं होता। कुल मिलाकर के इस रिपोर्ट में इतने बड़े हत्याकांड के बाद भी, एक जेनोसाइड के बाद भी कुछ नहीं निर्णय निकला। मतलब वो रिपोर्ट एक तरह से इंडियंस के अगेंस्ट ही चली गई। तो इसके बाद आपका इन्होंने क्या किया, मार्शल लॉ लागू कर दिया। क्या लागू किया, मार्शल लॉ। अब मार्शल लॉ क्या होता है, ये मार्शल लॉ को समझिए। ये सेना का रूल होता है, सेना का कानून होता है। और ये सेना, इसकी बस खास बात ये है कि मार्शल लॉ कभी भी पूरे कंट्री में एक साथ एक्सटेंड नहीं होता है। मतलब होता यह है कि जहां पर किसी स्टेट में पर्टिकुलर किसी उस स्टेट के पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या पर्टिकुलर एक किसी स्टेट में जहां हालात बहुत ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, वहां पर मार्शल लॉ लगाया जाता है। मतलब फिर जहां मार्शल लॉ लग गया तो फिर नेता का कानून नहीं चलता है, फिर तो जो सेना करेगी और जो पुलिस करेगी वही सही है। अगर उस समय मार्शल लॉ लागू है और मार्शल लॉ लागू के दौरान अगर एक जो है इंस्पेक्टर मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर ले, तो मुख्यमंत्री अपने आप को यह नहीं कह पाएगा कि भाई तुमने मुझे क्यों अरेस्ट कर लिया, क्या मुझे पहचानते नहीं हो, कल मैं फिर मुख्यमंत्री बनूंगा। उसने कहा कि भाई बनोगे तब बनोगे, अभी तो तुमको हम ठीक कर देते हैं नेताजी, अभी हम आपको फिट कर देते हैं। इसलिए शराफत इसी में है कि अगर मैंने आपको अरेस्ट किया है तो चुपचाप कोऑपरेट करो और चुपचाप जेल चले जाओ, और अगर बदतमीजी की तो मैं तुमको ठोक भी दूंगा। मतलब अगर वो गोली भी मार दे सीधे सीधे, तो इसमें मार्शल लॉ के दौरान भी कोई अपील, कोई दलील कुछ लागू नहीं होता है। और ये हम आपको बताएंगे कि वैसे भी सेना के कोई फंडामेंटल राइट नहीं होते हैं। जब हम कभी फंडामेंटल राइट्स का सेशन लेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि सेना के फंडामेंटल राइट नहीं होते हैं, सेना के या किसी भी फोर्स के फंडामेंटल राइट नहीं होते हैं। क्योंकि अगर इनके फंडामेंटल राइट्स हुए और ये अपने फंडामेंटल राइट्स का एक्सरसाइज करने लगे, एंजॉय करने लगे, तो जो हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं, जो एक आम नागरिक के फंडामेंटल राइट्स हैं, वो लोग अपने फंडामेंटल राइट्स एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के रोलेट एक्ट समझ में आया होगा, मार्शल लॉ समझ में आया होगा, हंटर कमेटी क्या है, हंटर कमेटी क्यों बनाई गई थी। हंटर कमेटी जलियांवाले बाग कांड को की रिपोर्ट तैयार करने के लिए बनवाई गई थी कि वेदर दिस एक्सरसाइज डन बाय जनरल डायर इज राइट और रॉन्ग, मतलब ये सही है या गलत है, उसकी जांच करके ये रिपोर्ट प्रेषित करनी थी ब्रिटेन हाई कमीशन को। लेकिन वो रिपोर्ट भी जो है कैसी गई, 22 रिपोर्ट गई। मतलब एक पक्षी, उनके ही अंग्रेजों के ही पक्ष की रिपोर्ट बनी। फर्दर जो है हमने इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है, आप लोग इस वीडियो को देखें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के कंप्लीट इंफॉर्मेशन गेन करें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको जो है और किस तरह के वीडियोस किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे, किस टॉपिक पर आप हमसे जो है कोई लेक्चर लेना चाहें तो आप अपनी चॉइस का भी लेक्चर बता सकते हैं। थैंक यू।